Hello everyone, good evening to all of you. This is Amit Singh from Uttarakhand Insights, and in this particular video we'll be solving the question paper of CSAT of Uttarakhand PCS 2025 which was held on 29th of June. और 2-3 दिन हो चुके हैं, तो अब मुझे टाइम लगा है तो मैं अभी कर रहा हूँ। और इसके मतलब आपको हर एक क्वेश्चन का मैं लॉजिक बताऊंगा प्रॉपर। जो क्वेश्चन जहाँ पे गड़बड़ है वो भी बताऊंगा, जो क्वेश्चन डिलीट हो सकता है वो भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट। वीडियो को अच्छे से देखें और अपनी मैच कर लें कि आपका ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जीएस में कितने मार्क्स हैं, अगर इसमें चला गया मामला तो फिर गया। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है कि स्टेटमेंट दिया है कि 10 कोचेज ऑफ अ पैसेंजर ट्रेन हैविंग डिरेल्ड एंड ब्लॉक्ड बोथ द रेलवे ट्रैक्स। ये सिचुएशन है। अब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब यही है। फर्स्ट है, रेलवे अथॉरिटीज शुड इमीडिएटली सेंड अ मैन एंड इक्विपमेंट्स टू क्लियर द रेलवे ट्रैक। ऑब्वियसली ये तो करना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है, ऑल द ट्रेन रनिंग इन बोथ द डायरेक्शन शुड बी डाइवर्टेड टू अदर रूट्स। ये भी करना पड़ेगा। ये दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन इस सिचुएशन के लिए करेक्ट बैठते हैं, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। और ये आई होप ये सबने किया भी होगा, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन है भी नहीं है। फिर नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर हैज़ मेड क्लियर दैट हिज गवर्नमेंट विल मेक concentrated effort for upliftment of poor farmers and announced an annual pension for them। ये स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर की। क्या अब आपको बताना है कि क्या इस स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या कंक्लूड किया जा सकता है। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट को देखो आप। सबसे पहले, नो बेनिफिट्स आर अनाउंस्ड फॉर अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब देखो स्टेटमेंट सिर्फ आपका जो है फार्मर्स के बारे में बात कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंप्लीट मतलब आपको हर चीज़ का आइडिया दे रही है। मतलब अदर सेक्शंस के बारे में यहाँ पे कोई बात ही नहीं की गई है, तो ऐसे बेनिफिट्स के बारे में हम कुछ श्योर ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपकी जो है कंक्लूजन है वो सेकंड वाला फॉल्स हो जाता है। फर्स्ट है, गवर्नमेंट अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ पुअर फार्मर्स एंड नीड इमीडिएट अटेंशन। तो हाँ, ये इससे कंक्लूड किया जा सकता है। तभी तो ये प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट एक कंसंट्रेटेड एफर्ट करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। फिर डिसीजन मेकिंग और जनरल जो एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो भी थे इसमें कुछ, और वो बड़े कॉमन सेंस के बेसिस पे किया जा सकते थे। ठीक है। फिर ये है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हेल्पफुल इन क्विक डिसीजन मेकिंग। तो ये 4 टाइप के डेटा का वो है रिप्रेजेंटेशन। तो आपको कौन सा हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में? तो आजकल ट्रेंड भी यही चल रहा है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बाय द वे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो तो उसको समझने में इजी रहता है कंपेयर टू रॉ डेटा, टेबल डेटा और डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर से। मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको इनसाइट्स देता है किसी भी डेटा के। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, डिसीजन मेकिंग कहाँ से शुरू होती है? तो डिसीजन मेकिंग तो तब शुरू होगी जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इफ अ पर्सन हैज मल्टीपल ऑप्शंस एंड नीड टू चूज मोस्ट इफेक्टिव वन, देन व्हाट शुड ही प्रायोरिटाइज। तो देखो पर्सनल प्रेफरेंस, अगर देखो लॉजिकली अगर आप अच्छे डिसीजन मेकर बनना चाहते हो तो ये वाला तो ऑप्शन गलत है डायरेक्टली। रैंडम सिलेक्शन ये भी गलत है। फिर आपका गेस वर्क ये भी गलत है। ये तीनों एक जैसे सही ऑप्शन थे, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट बैठता है इसमें ऑप्शन बी, विच इज लॉजिकल रीजनिंग। नाउ नेक्स्ट इज, शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फ्री इन इंडिया। इसके इसका आर्ग्यूमेंट है इसके अगेंस्ट, या आर्ग्यूमेंट वैसे फेवर में भी हो सकता है, अगेंस्ट भी हो सकता है, पर स्ट्रांग होना चाहिए, वो आपको बताना होता है। सो फर्स्ट है, यस दिस इज द ओनली वे टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी। वैसे जनरली जो ये आपके क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसमें जो एक्सट्रीम लेवल के वर्ड्स होते हैं लाइक ओनली, ऑल, नन, इस टाइप के स्टेटमेंट्स यूजुअली रॉन्ग होते हैं, यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब तो यहाँ पे भी ये ओनली वर्ड दिख रहा है मुझे, और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में है यस दिस इज द ओनली वे टू इम्प्रूव लिटरेसी। ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो दैट्स वाई ये वाला फर्स्ट वाला आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू एक्सट्रीम वर्ड कीवर्ड के यूज़ की वजह से। क्योंकि ये सिर्फ ओनली वे नहीं हो सकता है। सिर्फ फ्री एजुकेशन कर दो उसके बेसिस पे लिटरेसी बढ़ जाए, ऐसा मतलब सिर्फ एक ही पॉसिबल वे नहीं है ये लिटरेसी बढ़ाने का। नाउ नेक्स्ट इज, नो इट वुड ऐड टू ऑलरेडी हैवी बर्डन ऑन द एक्सचेकर। तो हैवी बर्डन तो ये डालेगा। तो आर्ग्यूमेंट सेकंड वाला इसमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, आर न्यूक्लियर फैमिली बेटर देन जॉइंट फैमिलीज। इसके अगेंस्ट में और फेवर में आर्ग्यूमेंट है। फर्स्ट है, नो जॉइंट फैमिलीज इंश्योर करती हैं किस चीज़ को? सिक्योरिटी को, और रिड्यूस करती हैं बर्डन ऑफ वर्क। ये बात सही है बिल्कुल। फिर नेक्स्ट है आपका, यस न्यूक्लियर फैमिलीज इंश्योर ग्रेटर फ्रीडम। तो ये बात भी सही है। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर।
ये मैं बात कर रहा हूँ, ये सेट बी है, हाँ ध्यान रखना। फिर असर्शन रीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। इसमें असर्शन दिया है इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। जुडिशरी हेल्प्स इन गवर्नमेंट, हेल्प्स द गवर्नमेंट एंड हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग इट्स पॉलिसीज, पॉलिसीज से ये तो बिल्कुल ही गलती आपको दिख रहा है, तो इसमें असर्शन तो करेक्ट है पर रीजन इसका रॉन्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट इज विच इज प्राइमरी फोकस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अब ये थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस भी लगाते हैं उसके बेस पे भी हो जाता। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब इमोशन या आपके बिहेवियर से रिलेटेड चीज़ों पे बात कर रहे हैं ये बेसिकली, तो इसमें आईक्यू तो नहीं हो सकता। टेक्निकल स्किल्स का भी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आईक्यू से रिलेटेड होती है वो यूजुअली। फिर नेक्स्ट है एकेडमिक अचीवमेंट, ये सारी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में नहीं होती है, तो दैट्स वाई ओनली बी ऑप्शन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इसमें 3 कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट नहीं है। तो इसमें अगर आप देखो सोशल अवेयरनेस तो चाहिए ये इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, फिर नेक्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस भी चाहिए, फिर सेल्फ को रेगुलेट करना भी आना, सेल्फ रेगुलेशन भी चाहिए, सेल्फ एफिकेसी इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि ये इमोशनल इंटेलिजेंस का कंपोनेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग आप जैसे बोल लो, तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? बायस जजमेंट वाले क्रिटिकल थिंकर होते हैं? नो। इमोशनल रीजनिंग, ये भी बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन अवॉइड करते हैं क्रिटिकल थिंकर? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओपन माइंडनेस, क्योंकि आप जितना ओपन माइंडेड रहोगे क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आपकी बढ़ती ही तभी है जब आप दूसरों के व्यूज को भी सुनो, फिर उनके बारे में थिंक करके कुछ नया मतलब विचार पेश करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है योर बैचमेट हैज मेड यू अवेयर अबाउट सर्टेन शॉर्टकमिंग्स एंड द रॉन्ग डीड्स दैट यू हैव डन इन योर टेन्योर, इन दैट केस व्हाट विल योर रिएक्शन? टेम्पर लूज करोगे? नहीं, आपको आइडियल बन के चलना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, भले ही आप रियल लाइफ में हो ना हो। नेक्स्ट है यू विल हैव रिग्रेट्स, सो ऑब्वियसली रिग्रेट्स होंगे पर ये इसका सही आंसर मुझे तो नहीं लग रहा है। फिर नेक्स्ट है यू विल लाफ एंड इग्नोर, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मुझे लग रहा है ऑप्शन सी यू विल बी ग्रेटफुल टू हिम। ऑब्वियसली अगर आप अच्छे इंसान हो तो ग्रेटफुल ही होंगे उसके लिए। फिर नेक्स्ट है पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, ये बात सही है। फिर नेक्स्ट है रीजन है इसका इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, ये भी सही है। तो क्या ये जो रीजन है ये असर्शन का रीजन है? क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी है इसलिए तो पीपल अपने ओन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सही भी हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी मतलब रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वेट अ सेकेंड, ऑलराइट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14th क्वेश्चन है, वेट अ सेकेंड। हाँ, शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली, ये बात बिल्कुल सही है। शिमला सिचुएटेड एट हाइट इन कंपैरिजन टू दिल्ली, तो ये भी बात सही है। और क्या हाइट कोल्डर होने का एक रीज़न हो सकता है? तो ये भी बात सही है। तो इसमें दोनों सही भी हैं और रीज़न जो है असर्शन को आपका मतलब एक सही रीज़न है इस असर्शन के लिए, तो दैट्स वाई आंसर विल बी ऑप्शन ए फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट इज which part of visual memory system is responsible for holding a fleeting visual image for very short time like spark? तो इसका आंसर अगर आपको याद है, पर इतना अगर किसी को नहीं आइडिया तो ये आंसर हम मान सकते हैं कि किसी का सही हुआ हो नहीं हुआ हो, पर इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 16 है एज अ बॉस ऑफ ऑफिस वन ऑफ योर सबऑर्डिनेट क्रिटिसाइज करते हैं आपको योर डिस्टेंट बिहेवियर टुवर्ड्स द इमोशनल well-being of the office staff, which of the following will be the close reaction to constructive thinking? कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग के आपको बताना है कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में। सो यू विल इग्नोर द कमेंट, ये बिल्कुल नहीं कर सकते आप, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करनी है ना आपको। फिर यू विल कॉल अ मीटिंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन, ये हो सकता है। यू विल पनिश द कंसर्न स्टाफ, ये भी नहीं होगा कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग में। यू विल स्टार्ट टू थिंक टू स्विचिंग द ऑफिस, ये तो बात इससे रिलेटेड ही नहीं है, ये कुछ और ही बात कर रहा है, तो दैट्स वाई ऑप्शन बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज हाँ, इट सेज ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ये फॉल्स है। तो इसमें से क्या ट्रू होगा? अगर आपने सिलॉजिज्म का बेसिक भी पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा सम और ऑल, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। ऐसे ही ऑल और सम नॉट आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब दोनों में से एक ही सही होता है एक बारी में। तो अगर ऑल बर्ड्स, ऑल वाली कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है तो ऑब्वियसली सम नॉट वाली कंडीशन आपका सही हो जाएगी। तो दैट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 18. If the letters of English alphabet are written in a reverse order, then which letter will come in the middle of the 13th and 25th letter? ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये तो बहुत बिल्कुल ही बेसिक ही है, आपको मतलब ये आना चाहिए. ये ABCD से रिलेटेड क्वेश्चन को अब क्या एक्सप्लेन किया जाए, इसको तो आप सीधा रिवर्स करके लिख लो. अगर कोई आइडिया नहीं लग रहा है, इसका आंसर है वैसे ऑप्शन ए. ठीक है, ये करेक्ट आंसर है इसका. जो लॉजिक वाला क्वेश्चन होगा मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट. नाउ नेक्स्ट इज, ये एक सीरीज दी थी लेटर बेस्ड, इसमें आपको लॉजिक लगाना था. जो मुझे लॉजिक क्लिक हुआ है वो ये हुआ है कि फर्स्ट लेटर इसके वॉवल्स हैं और कॉन्जिक्यूटिव वॉवल्स हैं. ए के बाद ए आता है, फिर आई आता है, फिर नेक्स्ट क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए. तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाना चाहिए इसका ऑप्शन डी. नाउ नेक्स्ट इज, यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड मेंबर्स ऑफ योर स्टाफ आर इनएक्सपीरियंस. फिर क्या है, दे डू नॉट वर्क एफिशिएंटली एज पर नॉर्म्स, यू लूज योर टेम्पर एंड टू अवॉइड दैट एग्रेशन व्हाट विल यू डू. ठीक है, तो क्या करोगे आप. सो यू विल बी अनॉयड टुवर्ड स्टाफ, तो ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप. यू विल ट्रांसफर देम टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ये हो सकता है पर ये भी कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं दिख रहा है. फिर यू विल इग्नोर इट, ये भी नहीं हो सकता. फिर नेक्स्ट है, यू विल ब्रीथ फॉर अ वाइल एंड चैनलाइज योर एनर्जी इन डिफरेंट टास्क. क्योंकि समटाइम्स आपको ऐसे ऑफिस में छोटी छोटी चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ चीज़ें इग्नोर करनी होती हैं. तो ऑप्शन सी इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दिख रहा है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, योर बॉस इज वेरी स्ट्रिक्ट, ऑलवेज कीप अ चेक अपॉन योर डे टू डे. Wait a second. Yeah. So your boss is very strict and always keep a check upon your day-to-day activity that bothers you. What would be your reaction? So you will be very soft with your boss. ऐसा करोगे, इसको चाटुकारिता बोलते हैं. फिर नेक्स्ट है, you will ignore all the negative gestures of your boss and show ignorance. ये भी नहीं हो सकता. You will only concentrate upon your work. ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इन दोनों ऑप्शन में आप देखो तो ये भी नहीं हो सकता. तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा, यू विल टॉक टू योर बॉस डायरेक्टली एज टू अवॉइड सच चेक्स. कर सकते हो बात, पर इन दोनों में से ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है. मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 है. नाउ लेट्स मूव फर्दर. ये तो सिंपल क्वेश्चन था. बबीता वॉक्स 5 मीटर ईस्ट. ठीक है, देन टर्न्स लेफ्ट 6, देन टर्न्स राइट 9, देन अगेन टर्न्स राइट 6. तो ये पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है. तो ये बन गया 9, 9 और 5 कितना हो गया 14. तो ये आ गया आपका आंसर ऑप्शन सी. नाउ नेक्स्ट इज, ये आपका बॉक्स दिया था, इसमें आपको बताना था. तो इसमें अगर आप कुछ नहीं करते, जब बॉक्स ये लेटर बेस्ड होता है ना, कभी भी कुछ भी आपको क्वेश्चन आए लेटर बेस्ड, तो अगर आपको कुछ भी समझना आए तो हमेशा बॉक्सेस को क्या कर दो आप, नंबर से रिप्लेस कर दो अगर आपको कुछ भी समझना है. पर आप यहाँ से रो वाइज देखोगे इसको, तो एफ के बाद जे आया है. तो आप एफ के बाद जे कितने के बाद आता है, एफ के बाद आता है GHIJ, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, +4 हुआ है. जे के बाद KLMN, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, +4 हुआ है. डन. अगर आप M से Q देखो तो M के बाद NOPQ, तो ये भी +4 हुआ है. फिर Q से U RSTU, यानी कि ये भी +4 हुआ है. और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं. O के बाद PQRS, तो यहाँ पे भी +4 हुआ है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी +4 होगा, तो S +4 इसका आंसर होगा. और S के बाद आप 4 प्लस करोगे तो PQRS, S के बाद TUVW इसका आंसर हो जाएगा. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. नाउ नेक्स्ट है, एंगल बिटवीन 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 40 मिनट पास 3, 3:40 पे एंगल बताना है. अप्रोक्सीमेट वे में भी कर सकते थे और इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. फॉर्मूला है 30H - 11/2m. सो 30 इसमें H हो जाएगा R, सो 30 इंटू 3 - 11/2 इंटू 40. सो ये हो जाएगा आपका 90, माइनस अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 20. और ये हो गया आपका कितना, वेट सेकेंड, ये हो गया आपका 220. सो ये आ रहा है आपका, इसमें माइनस को इग्नोर करना होता है बेसिकली. सो ये आ गया आपका 130. सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी. वरना इसे अप्रोक्सीमेट वे में भी आप इसको कर सकते थे. ठीक है, फिर इसमें बोला है, ये वाला क्वेश्चन है, 5 men ABCD ये रीड कर रहे हैं न्यूज़पेपर. Among those who reads first, give it to C. Among those who reads first, he gives it to C. तो 5 पोजीशन बना लो आप 5 दोस्तों के लिए. जो भी पहले रीड करता है वो C को देता है, मतलब C का नंबर सेकंड है. ठीक है, एंड who reads it in the last, it takes from A, मतलब A लास्ट में आएगा, सॉरी A सेकंड लास्ट में आएगा और जो भी आएगा वो A से लेगा. फिर है E was neither first nor last. E ना तो यहाँ पे आएगा, E ना तो यहाँ पे आएगा, तो E यहीं पे आएगा. ठीक है,
नाउ देर आर 2 पर्सन बिटवीन बी एंड ए यहाँ पे है, तो बी आने की पॉसिबिलिटी ए की बचती है, ये फिर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, फिर डी बचा हमारा, तो डी आएगा लास्ट में। फिर क्वेश्चन है कि देन बी गिव न्यूज़पेपर टू होम, बी ने किसे दिया न्यूज़पेपर, तो बी ने किसे दिया, सी को दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपको एक्सप्रेशन दिया था और इसकी यूनिट डिजिट दी थी कि 2 है, तो ये बताओ कि ये जो स्टार जो मिसिंग है इसकी जगह पे क्या आएगा। तो अगर आप नॉर्मली इसको सॉल्व करो तो 9 6 54, 54 का मतलब यूनिट डिजिट 4, और फिर 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, यानी कि यहाँ तक यूनिट डिजिट है 6। अब अगर इसके साथ 6 को आपको स्टार से मल्टीप्लाई करना है जिसका यूनिट डिजिट आएगा 2। अब आप ऑप्शन में चेक कर लो, 6 को आप इंटू 3 करोगे तो 18 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट 8, ये आंसर नहीं होगा। 5 से करोगे तो 0 आएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अगर आप स्टार की जगह पे 7 रखोगे, 6 7 42, तो यूनिट डिजिट 2 आ सकती है। अगर आप 9 रखते हो तो 4 आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल रिमाइंडर का, कि इसको डिवाइड करना है इससे, तो ना देखो 9 की पावर 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 8। सो पहले आप इसको डिवाइड करके देख लो, 9 को जब 8 से डिवाइड करते हो हर बार रिमाइंडर 1 आएगा, 1 की पावर 6 आएगी, फिर और एक तो डिवाइड होता ही नहीं है, तो यही रिमाइंडर आएगा। सो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, फाइनली 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। वैसे तो इसकी मुझे लैंग्वेज गड़बड़ लग रही है, क्वेश्चन होने को डिलीट भी हो सकता है पर सही भी मान सकते हैं ये इसको। यहाँ पे वैसे हिंदी वाले में मैंने देखा था, यहाँ पे अभाज्य लिखा है हिंदी वाले में, नॉन डिविजिबल अब प्राइम नंबर के लिए यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ये प्राइम नंबर आना था इसकी जगह पे, प्राइम नंबर्स। तो इसमें बोला है द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स या नॉन डिविजिबल नंबर्स इज 100 इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाय 36 देन वन ऑफ द नंबर इज, मतलब 3 नंबर हैं जिनका सम है 100 और वो है प्राइम नंबर। ठीक है, और आपको बताना है कि उनमें से एक नंबर कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन मैं मानूंगा, अगर आपको प्राइम नंबर का बेसिक क्लियर नहीं है, या तो आप इसे ऑप्शन से कर सकते हो, अगर प्राइम नंबर का बेसिक पता है तो कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, जब आप 1 + 3 + 5 करते हो तो कितना आता है, 1 + 3 इज 4, 4 and 5 इज 9। यहाँ पे नंबर क्या था, ऑड, यहाँ पे नंबर क्या था, ऑड, यहाँ पे भी नंबर क्या था, ऑड। जब भी 3 ऑड नंबर्स मिलते हैं तो आपका रिजल्ट भी क्या होता है, ऑड। ठीक है, अगर आप प्राइम नंबर्स को जानते हो, प्राइम नंबर्स में सिर्फ ओनली एक ही इवन नंबर है, कौन सा इवन नंबर है, वो 2। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सिर्फ ऑड होते हैं। और यहां पे अगर आप सम को देखोगे तो सम कैसा है, सम देखो, अगर ये तीनों ऑड होते, अगर तीनों ऑड होते तो सम आपका ऑड होता है ना, पर सम यहां पे इवन आने की वजह क्या है, इवन आने की वजह है 2, क्योंकि अगर 2 ऑड को आप ऐड करते हो तो ये रिजल्ट देता है इवन। ठीक है, और इवन को इवन के साथ ही ऐड करोगे तो वो भी रिजल्ट देगा इवन। ठीक है, तो यहाँ पे 100 कैसा है, आपका रिजल्ट इवन है, यानी कि इसमें इन 3 नंबर्स में एक नंबर तो 2 है ही, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, वरना 3 प्राइम नंबर्स का सम अगर 2 उसमें नहीं है तो वो कभी भी इवन नहीं होगा। तो अगर 2, देखो एक नंबर तो हो गया 2, अब बचे कितना, सम कितना बचा, 98 बचा। अब मुझे पता है एक जो है दूसरे से 36 ज्यादा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक को मैंने ले लिया x, चलो दूसरे को क्या ले लूंगा, x + 36, तो x + 36 कितना हो जाएगा आपका, 98 के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 98 - 36, जो कि आपको दे देगी, आई थिंक इट इज 52। तो वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक वंस, 36 कहाँ से आए, ओके ठीक है, तो 2x + 36 इज इक्वल टू कितना था, ये 98 था ना, हाँ। सो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 62। ठीक है, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 31, मतलब एक प्राइम नंबर उसमें क्या है, 31 है, तो दूसरा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, x + 36, यानी कि 31 + 36, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 67। तो आपके तीनों प्राइम नंबर आ गए, 31 एक प्राइम नंबर है, दूसरा प्राइम नंबर 2 है, और थर्ड प्राइम नंबर है आपका 67। तो ये बहुत स्ट्रांग लॉजिक है, मतलब जिनका जो एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं या कैट वगैरह की तैयारी की है, शायद उन्हीं को ये मेथड वाइज पता होगा, वरना आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे, एक एक ऑप्शन को चेक करते, गैप देखते, 36 कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर आ जाता। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 29। ठीक है, तो 29 है, इन अ ग्रुप ऑफ काउस एंड हेंस नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स।
देन द नंबर ऑफ काउ इज। इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसको आप सॉल्व कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ये। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। इंसर्ट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब आपको इसमें मिसिंग नंबर फिक्स करना था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन तीन नंबर्स को रिलेट करके आपको मिडिल वाले को रिलेट करना था। तो ये कितना हो गया, 4, 3 और 2। इनका मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24। सो 24 से अगर आपको 18 लाना है तो -6 करना पड़ेगा, तब आएगा 18। ऐसे ही 6, 1 और 2 ये कितना होता है आपका 12 होता है। 12 में से 6 माइनस करोगे तभी 6 आएगा। फिर ऐसे ही यही लॉजिक इसमें लगाऊं तो ये कितना होना चाहिए, 5 इंटू 2 10 इंटू 3 इट मीन्स 30। 30 में से 6 माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा 24। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन क्या है, हाँ ये तो सिंपल है यार। ये देखो, जिसको मैंने जो एडवाइस किया था, अगर गलत एडवाइस किया हो तो बता सकते हो मुझे। मैंने आपको बोला था यूकेपीएससी के जितने भी सीसैट और ये आपके एफआरओ, एसीएफ और लोअर पीसीएस में आए हुए एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, सब करके जाना। अगर आपने वो भी अच्छे से किए होते, पीवाईक्यू ही कॉन्सेप्ट आपको भले ही ना, मतलब चैप्टर वाइज ना आपने पढ़ा होता, कॉन्सेप्ट भी किए होते मतलब उन क्वेश्चंस के, तो सारे मोस्ट ऑफ ये बार बार आता है क्वेश्चन ये यार। ये रैंक वाला क्या क्वेश्चन है, ये 9th रैंक है राहुल की टॉप से और 38 थे आपका बॉटम से। तो बताओ कितने स्टूडेंट्स हैं इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 + 38 - 1। सो इट इज आई थिंक 46 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है द सम ऑफ, हाँ सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ द सीरीज आपको बताना था। तो इसमें क्या करना था आपको, देखो बेसिकली इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर ही 4 इंटू 2। इसको क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 2, है ना। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हो आप, 16 इंटू 2। अगर आप इसको बाहर ले आओ 4 को, तो ये कितना बन जाएगा, 2√2। ये कितना बन जाएगा, 3√2। ये कितना बन जाएगा, 4√2। और ये कितना है, √2 ऑलरेडी है। तो ऐसे ही ये आपको 16 टर्म्स तक जाना है। देखो 4th टर्म में बाहर 4 आ रहा है, 3rd टर्म में 3 आ रहा है, 2nd टर्म में 2 आ रहा है। तो 16th टर्म में क्या आएगा, ऑब्वियसली क्या आएगा, 16 आएगा। तो 16th टर्म क्या होगा, √2 से लेके 2√2 फिर 3√2 ऐसे कर करके 16 टर्म क्या होगा, 16√2। अगर आप इसमें से √2 कॉमन लेते हो तो ये क्या बचा, 1, है ना। सम है ना ये, क्योंकि 1 + 2 + 3 + डैश 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 16 तक। तो ये अंदर ब्रैकेट में क्या बन गया, ये बन गया सीरीज बन गई है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स की। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बताना था आपको। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का अगर आपको फॉर्मूला पता है, इट इज n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2। यानी कि जितने नंबर हैं, नंबर कितने हैं, 16 इंटू 16 + 1 यानी कि 17 डिवाइड बाई 2। और ये √2 बाहर में है, ये भी ध्यान रखना, हाँ मल्टीप्लाई में है √2, ठीक है, इसको मत भूल जाना। फिर तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो इस 2 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। और 17 इंटू 8 आई थिंक इट इज़ 136। सो इंटू में 136 हो जाएगा इसके। तो ये आंसर आ जाएगा 136√2 विच इज़ ऑप्शन बी फॉर दिस, ठीक है। सो दिस वॉज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये 2-4 क्वेश्चन ठीक थे, मतलब इतने बेसिक तो नहीं थे ये कि कोई भी ऐसे ही उठा के कर ले, मतलब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है मैथ्स की। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे, एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करके देखोगे, पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखो फर्स्ट वाले को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 51 - 1 डिवाइड बाई 51। तो ये बना 50/51। फिर नेक्स्ट वाला अगर आप देखोगे 51 इंटू 2 बनेगा 102। 102 में से 2 आप माइनस करोगे तो ये बनेगा 100। तो ये बन गया आपका 100 डिवाइड बाय 51, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में देखोगे तो 51 इंटू 3 ये बन गया 153। इसमें से 3 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 150 डिवाइड बाय 51। तो अगर आप देखो न्यूमरेटर जो है एक फिक्स आपका, उससे क्या बोलते हैं, अगर आप इसमें से कॉमन ले लो, सिंपल कर देता हूँ आपका काम, 1/51 को कॉमन ले लो। फिर अंदर क्या बचाइए, 50 + 100 + डैश 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 कितने टर्म्स तक, 51 टर्म्स तक, ठीक है। तो ये क्या बन गई एक, अगर आप देखो डिफरेंस बराबर ही तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये एपी बन गई। और सम ऑफ एपी का फॉर्मूला आपको लगाना है सिंपल। तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 ब्रैकेट में होता है 2a + n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n कितने हैं, 51 टर्म्स हैं। तो SN यानी कि 51 टर्म्स, इसमें a की वैल्यू हो जाएगी 50। तो यहाँ पे अगर मैं रखूँ 51/2 ये आ जाएगा। और इसके साथ में ब्रैकेट में आ जाएगा 2a। 2a का मतलब 50 इंटू 2 ये आ जाएगा 100। n - 1 यानी कि 51 - 1 यानी कि 50 इंटू में d। इंटू डी कितना है हमारा, d भी 50 है। और ये भी ध्यान रखना कि बाहर हमारे 1/51 भी था, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे
1/51 भी था, तो ये 1/51 से ये वाला 51 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 से सारे मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। वेट अ सेकेंड, लेट मी चेक वंस। हाँ, तो ये 1/51 था, ये मैंने क्या कर दिया n/2 यानी कि 51/2 फॉर्मूला, फिर ब्रैकेट में था 2a यानी कि 100 प्लस n-1 यानी कि 50 इंटू डी का मतलब 50 का डिफरेंस है। हाँ, ये प्लस में था, यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही थी हमारे से, और ये था 50 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर 51 से 51 कैंसिल हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे रह गया 1/2 और अंदर क्या हो गया ये 100 और ये हो गए 2500, तो ये बन गया 2600। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 1300। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। हाँ, तो नेक्स्ट है आपका, ये आपकी सीरीज थी, इसका आपको सम निकालना था। तो अगर आप इसको देखोगे, हर इसमें टर्म में इवन इवन टर्म्स है ना, तो इनमें इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 स्क्वायर ऐसे रहने दिया, 4 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ऐसे ही 6 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, है ना। फिर ऐसे ही 50 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 25 स्क्वायर। तो यहाँ से 2 स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आपका क्या बचेगा, ये 1 का स्क्वायर मान लो, चलो 1 1 लिख दो। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर, ठीक है। और इस 1 को भी आप स्क्वायर ही लिख दो, तो ये क्या बन गई, आपको क्या निकालना है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर्स, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 25, n प्लस 1 हो जाएगा आपका 26, और आपका 2n प्लस 1, 2n कितना हो गया 25 इंटू 2 इज 50 प्लस 1 इज 51 डिवाइड बाय 6, और बाहर ये भी ध्यान रखना कि ये 2 स्क्वायर भी है, हाँ, विच इज़ 4 जो कॉमन लिया था आपने, ठीक है। फिर अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 3 कट करेगा इसको 2 टाइम्स, 3 इसको कट करेगा 17 टाइम्स, 2 इसको कट कर सकता है 13 टाइम्स, सो इट इज़ 4 इंटू 25 इंटू 13 इंटू 17। तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपका 22100, विच इज ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन है, सबसे छोटा मल्टीपल बताओ 7 का जो 4 रिमाइंडर दे जब मैं इन नंबर से डिवाइड करता हूं। सबसे पहले तो ये वाली कंडीशन को ही चेक करो कि मल्टीपल कौन सा है, छोटे से ही शुरू करेंगे हम। तो 94 को अगर आप डिवाइड करो 7 से, तो इसमें डिवाइड नहीं जाता है 7 का, ठीक है, क्योंकि 3 रिमाइंडर बचता है, तो ये मल्टीपल ही नहीं है 7 का, तो इसको हम फर्दर चेक ही नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले को अगर आप देखो, ये भी मल्टीपल नहीं है 7 का, ठीक है। फिर अगर आप थर्ड को देखो तो थर्ड 7 3 टाइम्स 21, देन वी हैव 64, ये भी मल्टीपल नहीं है। तो 7 का मल्टीपल ही सिर्फ एक है, तो ये सब चीज़ को सेटिस्फाई करेगा, आप चेक भी कर सकते हो, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट इज 1 से 200 के बीच में आपको नंबर बताने हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हों। तो 2 और 3 से वही नंबर डिविजिबल होंगे जो इनके एलसीएम से डिविजिबल होंगे। सो 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6। अब हम क्या करेंगे, 200 जो अपर लिमिट है उसको डिवाइड करेंगे 6 से, जो भी आपका क्वोशंट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। सो क्वोशंट यहाँ पे 6 3 18, देन अगेन 6 3 18, रिमाइंडर हमारे काम का नहीं है, जितना जो क्वोशंट आता है उतने नंबर डिवाइड होते हैं 1 से लेके उस लिमिट तक, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर मोहन वॉज बॉर्न। इसमें डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, आपको बताना था कि किसको यूज करके हम आंसर निकाल सकते हैं, बस इसका आपको थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। सो मोहल की एज जो है 25 साल कम है उसकी मदर से, सो m माइनस मदर माइनस मोहल इज 25, ये दिया है फर्स्ट स्टेटमेंट में। क्या इससे हमें आंसर मिल रहा है अकेले? नो। नाउ नेक्स्ट इज मोहल्स ब्रदर, मोहल का ब्रदर है जो कि बॉर्न है 1964 में, और वो 35 ईयर्स यंगर है मदर से, ठीक है। हमें किसका बॉर्न निकालना है, मोहल का ना। तो अगर हम फर्स्ट से जाएं तो हमें मोहल के बारे में कुछ भी पता नहीं लगेगा, अगर सेकंड से जाएं तो मोहल के बारे में इसमें बात ही नहीं की गई है ना। तो हम सिर्फ मदर से इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं, और इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करेंगे तब जाके इसका आंसर आ जाएगा, है ना। और आंसर कैसे आ जाएगा, आंसर आई थिंक इसका आएगा, देखो मोहल का जो भाई है वो 1964 में बॉर्न है और वो 35 साल छोटा है, 35 साल छोटा, ठीक है। लेकिन मोहल 25 साल छोटा है अपनी मदर से,
सो ऑब्वियसली अपने ब्रदर से मोहल 10 साल पहले जन्म लिया होगा, तभी इसका आंसर आएगा। तो यानी कि आपको दोनों स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है, ये अजीब सा क्वेश्चन था, मतलब ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता, ये कोई मैथ्स का पेपर तो है नहीं जो आप 11th-12th की मैथ्स के चीज़ें पूछ रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ऑल। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका आंसर वैसे ऑप्शन बी है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट इज, आपको बताना था इसमें क्लास इंटरवल, ये भी थोड़ा वैसे डीआई में इंक्लूड कर सकते हैं ये, वैसे डीआई की जगह ये इसीलिए शायद वर्ड स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं कि वो कभी कभी मोड, मीडियन मोड और ये क्लास इंटरवल वगैरह भी पूछ सकें आपसे। तो क्लास इंटरवल आपको फर्स्ट स्टेटमेंट से ही मिल रहा है इसमें, तो सेकंड वाले का कोई यूज़ ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर which when divided by 5, 7, 13 gives a remainder of this respectively is। ठीक है, तो आपको बताना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर which when divided by 5, 7, 13 आपको रिमाइंडर दे इतने इतने। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करते हैं। स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें, 1073। मैं 5 से अगर डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आएगा इसका, बट अगर इसको मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 1 टाइम, देन 7 5 टाइम, फिर 23 बचा, तो ये 7 से नहीं जा रहा है, रिमाइंडर दे रहा है 2, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, रिमाइंडर आना चाहिए 5। नाउ नेक्स्ट हम इससे बड़े नंबर पे बढ़ते हैं इस पे, तो ये 5 से तो 3 देगा आपको, है ना। फिर अगर हम 7 से आएँ तो 7 1 टाइम, देन वी हैव 47, 7 6 टाइम वी हैव 42, देन वी आर लेफ्ट विथ 53। 53 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 4, तो ये भी गया ऑप्शन से। नाउ अब हम आएंगे ऑप्शन डी, जो कि ये 1 2 3 8, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये भी रिमाइंडर 3 दे रहा है, पर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, वी आर लेफ्ट विथ 5, सो 53 डिवाइडेड बाय 7 वी आर लेफ्ट विथ 4, 48 डिवाइडेड बाय 7 विल गिव यू रिमाइंडर 6, सो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 5 रिमाइंडर को, सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट है कि सम ऑफ द रेशियोज ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, इन नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो का सम बताना है आपको, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एलसीएम और एचसीएफ का सम। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ आप निकाल सकते हो। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट नंबर जिससे ये सारे डिवाइड हो जाते हैं, तो 6 से होते हैं, 6 से हो जाएंगे, 12 से तो नहीं होंगे। सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को देखते हैं, क्या ये सबको डिवाइड कर देता है, 9, फिर इसका मल्टीपल इससे छोटा 6, 6 12 को भी डिवाइड करता है, 18 को भी करता है, 30 को भी करता है, तो एचसीएफ तो हो गया इनका 6। ठीक है, एचसीएफ हो गया 6। अब हम आते हैं एलसीएम पे, तो एलसीएम देखो, अगर 30 के मल्टीपल को चेक करेंगे हम, 30 डिवाइड तो नहीं होता दोनों से, 60 डिवाइड नहीं होता 18 से, फिर आएंगे हम 90 पे तो डिवाइड नहीं होता वो 12 से, फिर अगर हम आते हैं 120 पे, ठीक है, 120 18 से डिवाइड नहीं होता है, फिर 150 पे आएंगे तो ये दोनों से डिवाइड नहीं होता है, फिर 180 पे अगर आएंगे तो ये डिवाइड होता है 12 से भी और ये डिवाइड होता है 18 से भी, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 180। तो अगर आप इनका रेशियो लो, सो 180:6, तो ये कितना आएगा 30:1, तो सम ऑफ द रेशियोज कितना आ जाएगा 31। डन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट है, ये कैसे कैसे क्वेश्चन है, देखो इस बार का सी सेट का पेपर हल्का था, मतलब इतना था कि 50-60 क्वेश्चन हर कोई कर सकता था इसमें। अगर इस बार में भी आप लटक रहे हो तो मतलब आपको बहुत अटेंशन की जरूरत है सी सेट में, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। थोड़े से वर्ड्स मेरे तीखे लगेंगे, पर इतना है कि आपको क्लैरिटी रहेगी। अगर इस सी सेट में भी आप फेल हो रहे हो तो मतलब आपको सीरियस प्रिपरेशन की जरूरत है सी सेट के लिए। सच में पेपर बिल्कुल नॉर्मल था, मतलब फेल होने लायक तो बिल्कुल ही नहीं था सी सेट में। ये जिसको मैथ्स नहीं भी आती वो भी इसमें मतलब इनफ क्वेश्चन थे इसमें पास होने लायक, 60 क्वेश्चन के आसपास नॉर्मली थे क्वेश्चन। फिर है 42, इन अ लाइन ग्राफ सेल्स जो है कंपनी की 100 से 200 यूनिट हो गई है 5 साल में, तो कितना बढ़ी है, 100 बढ़ी है, 5 साल में बढ़ी है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 100/5। क्या क्वेश्चन है ये, ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस। नाउ 43 है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। एवरेज निकालना है, एवरेज के लिए आपको किन चीज़ों की जरूरत होती है, एवरेज के लिए आपको नंबर की जरूरत होती है और सम की जरूरत होती है। नंबर तो ऑलरेडी लिखा है क्वेश्चन में कि 5 नंबर्स, आपको सम यहां से मिल गया स्टेटमेंट 1 से, सो स्टेटमेंट 1 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। 44 है, टेबल, वेट अ सेकेंड, हाँ, मंथली डेटा दिया है, टेबल हैज मिसिंग मंथली डेटा फॉर अप्रैल। अप्रैल का डेटा नहीं है, बोल रहा है एवरेज मंथली सेल जनवरी से मई, तो ये 5 महीने हैं, एवरेज है 40, तो सम ऑफ द सेल्स इज 40 × 5 विच इज इक्वल टू 200 सारे महीने की। ठीक है,
इसमें जनवरी इनका मेंशन किया गया है सेल्स का। सो 30, 45, 35, 50, इसमें अप्रैल मिसिंग है, तो आप इनको सम करोगे तो 30 and 50 is 80, 45 and 35 is also 80, 80 and 80 becomes 160. So 160 इन मंथ्स की हैं, तो जो बचा वो अप्रैल के लिए होगा। सो 200 minus 160 will give you 40. So your answer will be option B for this question. Now नेक्स्ट इज, ये क्या क्वेश्चन है यार, बिल्कुल डीआई का बेसिक पढ़ रहे होंगे आप तो आंसर आ जाएगा आपका, कुछ भी नहीं है। इसमें बोला है कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स के ग्रेजुएट्स का इतने इतने नंबर हैं, अगर इसको हम पाई चार्ट में डिनोट करें तो एंगल कितना आएगा साइंस के ग्रेजुएट्स का। तो साइंस कितना है 300 है, और सम इनका कितना है 300 और 700 हज़ार, और ये आ गया 1500, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको सीधा 360 से। सो ये कितना आ गया आपका 1557 टाइम्स, एंड इट इज 72 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट डे इज ऑन 14th ऑफ द गिवन मंथ, मतलब गिवन मंथ के 14th को कौन सा डे है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट डे बताया है वेडनेसडे। अब इस स्टेटमेंट से हमें ये नहीं क्लियर हो रहा है, मैं 14th को बता देता कि कौन सा डे है, पर अगर हमें ये पता होता कि मंथ कितने दिन का है, ना हमें पता है ये फरवरी है, ना ये पता है कि ये मतलब 31 वाला है, 28 वाला है, 30 वाला है, तो ये क्लैरिटी नहीं है इसमें, इसलिए अकेली तो ये आंसर नहीं दे पाएगी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड में अगर आप जाओ तो थर्ड सैटरडे आता है आपका कब, 17th को, इसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है 17th को थर्ड सैटरडे है, थर्ड। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट डे इज ऑन 14th ऑफ, तो -3 तो करना है आपको, तो आंसर आ जाएगा आपका, मतलब सेकंड स्टेटमेंट को यूज करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट 2 इज अलोन टू सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर सफिशिएंट टू आंसर, वही है स्टेटमेंट 1 है। इसमें पूछा क्या गया है कि ये 3 लोग हैं, इनका प्रॉफिट का प्रोपोर्शन क्या होगा। तो इसमें बोला है अजीत गेट्स 2/5 ऑफ द प्रॉफिट। अगर देखो 3 लोग हैं, अजीत, कृष्णा और अमरीश, अजीत को 2/5 मिला है, मतलब इन दोनों को मिला के कितना मिला है, 3 यूनिट्स मिला है प्रॉफिट का, है ना। पर इन्होंने क्या पूछा है, तीनों का प्रोपोर्शन पूछा है, तो इससे प्रोपोर्शन तो नहीं मिल रहा है फर्स्ट से। अगर आप सेकंड देखो, 75% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय कृष्णा एंड अमृत। सो इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 75%, और इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, इसकी इन्वेस्टमेंट है आपका 25%। ऑब्वियसली इसको 25% पे इतना मिल गया है, और इनको 75% पे इतना मिला है प्रॉफिट का। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है रेशो बताना है आपको। तो देखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो आप तभी बता सकते हो जब आपके पास इन्वेस्टमेंट एज वेल एज टाइम हो क्वेश्चन में। प्रॉफिट इज, ये पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यही इसी का यूज तो करते हो आप, तो इसमें टाइम के बारे में कहीं मेंशन ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई एज पर मी द आंसर ऑफ दिस शुड बी बोथ आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब एग्जैक्ट आंसर आप नहीं निकाल सकते। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी विल बी द आंसर फॉर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, इसमें पाई चार्ट के एंगल्स दिए हुए हैं, इनको आप अगर सबको सम करके देखोगे तो ये 360 ही हो रहे हैं। ठीक है, वरना ये 360 ना होते तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता। ये पूछ रहा है कि 75 डिग्री पे कितना % बनेगा, तो 75 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो इट विल गिव यू 20.83% इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। हाँ ये क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है। हाँ बस इसमें थोड़ा सा इंग्लिश भी आपकी ठीक होनी चाहिए, वैसे हिंदी में पढ़ के भी आप इसको कर लेते हैं। विजिलेंट का मतलब है, मतलब सिमिलर सिनोनियम सा है, विजिलेंट का अटेंटिव रहना और अलर्ट रहना भी वही एक सेम मीनिंग देते हैं। सो वाइबल का सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग वाइबल का मीनिंग हो जाएगा फीजिबल। ठीक है, फिर मिरर इमेज के क्वेश्चन थे, ये देखो क्या बेसिक सा क्वेश्चन है मिरर इमेज का, ये आपको यहाँ पे है, तो ये फ्लिप राइट साइड में होगा, तो ये जो ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा ना, वो ऐसे करके बन के आएगा। तो ये गोला जो ब्लैंक गोला है ये इधर साइड ही रहेगा, और एक ही ऑप्शन में विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मिरर इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। मिरर क्या करता है, मिरर की प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्शन की है। तो वाटर इस टाइप की कौन सी आपकी फिजिकल मतलब प्रॉपर्टी है वाटर की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन। ये थोड़ा जीके बेस्ड क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट है आइलैंड इज रिलेटेड टू ओशियन। ओशियन के बीच में आइलैंड होता है, ऐसे ही ओसिस इज रिलेटेड टू डेजर्ट, क्योंकि ये डेजर्ट के बीच में होता है। फिर नेक्स्ट है आपका 53 क्वेश्चन है, ये आपको बताना था, इनके बेस पे आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना था कि किसका मतलब इन वही पैटर्न किस में फॉलो कर रहा है। तो क्वेश्चन ये टफ था, वैसे क्लिक होना इतना इजी नहीं था इसको कि एकदम से क्लिक हो जाता। हाँ, तो अगर आप इन दोनों का गैप देखो, इन दोनों का गैप कितना है 48, और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है 84, मतलब फ्लिप कर दिया है इन्होंने डिजिट्स को।
और यहाँ पे गैप देखो तो ये कितना है 95 और इसको फ्लिप कर दिया यहाँ पे। तो ऐसे ही ऑप्शंस में चेक करोगे आप तो ऑप्शन बी में देखोगे तो 64 और 8 का गैप कितना आता है आपका 56 आता है और 56 को आप फ्लिप करके लिखोगे तो ये 65 आएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट है हाई इज 128, लो इज 150, तो बताओ फार कितना है। तो ये भी थोड़ा टफ कैटेगरी का ही था, इतना आसान तो नहीं था। अगर आप इसमें देखो हाई का अगर आप इनकी रैंकिंग लिखो एच इज व्हाट आई थिंक इट इज ई एफ जी, जी के बाद सॉरी ई के बाद एफ जी एच। सो ये कितने रैंक पे आता है? आई थिंक इट इज ऑन 8th। वेट अ सेकेंड, एफ जी एच, यस इट इज ऑन 8th, इट इज ऑन 8th। आई आता है 9th पे, ये आता है 7th पे, ठीक है। हाँ, तो अगर आप इनको सबको सम करोगे तो ये कितना हो गया 8 8 16, 16 और 16 हो गया 32। लेकिन हमें चाहिए 128, तो किस नंबर की मल्टीप्लाई करूँ 128 बनाने के लिए? तो इंटू 4 किया है, ठीक है। फिर लो पे चेक कर लेता हूँ, लो का क्या है। तो एल का आपको देखना है, तो आई जे के बाद जे 10 पे होता है, तो आई जे के एल। सो एल कितने पे है 12 पे, ओ कितने पे है 15 पे, डब्लू कितने पे होता है एस टी 20th पे होता है, तो टी के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू। सो डब्ल्यू होता है आपका 23 पे, ठीक है। अगर आप इनको सम करोगे सो ये कितना हो गया आपका 27 एंड 23 विल गिव यू 50, और इन्होंने कितना दिया है 150। तो इन्होंने क्या किया है यहाँ पे इंटू 3। तो ये लॉजिक क्या है, यहाँ पे 4 लेटर थे, इन्होंने मल्टीप्लाई किया 4 से सम को। यहाँ पे 3 लेटर थे तो मल्टीप्लाई किया है 3 से सम को। सो ऐसे ही यहाँ पे 3 लेटर हैं तो जो भी इसकी इनकी रैंकिंग का सम होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सो एफ ए आर, so I think E F G, so it is 6, it is 1, R का कितना होगा R is O के O 15 पे होता है, P 16, Q R, R होता है आपका 18th पे। सो ये कितना हो गया आपका आई थिंक सम इज 25, 3 लेटर हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 3, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 75। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। हाँ, फिर ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था ये भी, बिल्कुल बेसिक ही था ये। स्पीड है ट्रेन की इतनी किलोमीटर पर आवर में और लेंथ है इतनी, तो पोल को क्रॉस करना है। तो पोल को जब भी ट्रेन क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ को ही डिस्टेंस में कवर करती है। सो वो क्या पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं। तो टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस इज 600 इन मीटर, पर स्पीड है आपकी, ये ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर में। सो 120 जब आप लिखोगे तो इसके साथ 5/18 भी करना है आपको मीटर पर सेकंड के लिए, क्योंकि आंसर टाइम का सेकंड्स में है। सो अगर आप इसको फर्दर लिखोगे तो 600 इंटू 18 और ये हो जाएगा 120 इंटू 5। सो फ्रॉम हेयर 0 0 गेट कैंसल्ड एंड 12 विल कट इट 5 टाइम्स, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो आपका 18 ही बचा। तो ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मिरर इमेज का अनदर क्वेश्चन था एक और, ये इसकी आपको मिरर इमेज बतानी थी। अगर आपको डी एल देखो, ये यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये यहाँ से शुरू होगा, डी ऐसे बन जाएगा, एल ऐसे बन जाएगा, डी और एल आपको कैसे मिल रहा है, ये एल देखो कैसा कर दिया इन्होंने, है ना। यहाँ पे देखो सब जगह एल से ही, एल के लॉजिक से कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, ये क्वेश्चन माइट भी डिलीट हो सकता है, मतलब मल्टीपल लॉजिक्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं हम। अगर तो हम इनमें से एक को ऑड करना है हमने, अगर इसमें टेंजेबल और नॉन टेंजेबल का हम लॉजिक लगाएं तो रूफ टेंजेबल है, होम टेंजेबल है, मेल टेंजेबल है, टाइम टेंजेबल नहीं है, तो उस केस में इसका आंसर हो जाएगा नॉन टेंजेबल, टेंजेबल केस में टाइम हो जाएगा। अगर हम नॉन लिविंग लिविंग वाला लॉजिक लगाएं तो इसमें ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है, तो उस केस में मेल इसका आंसर हो जाएगा। मेरी तरफ से तो ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, मतलब मल्टीपल लॉजिक्स नहीं, एक क्वेश्चन का एक ही लॉजिक होना चाहिए। तो इसके दोनों आंसर हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो दोनों हो सकते हैं, दोनों लॉजिक सही बैठ रहे हैं। फिर हाँ, फिर ये बोला है कि देयर आर 4 चॉइसेस ऑफ वर्ड्स विद देयर लेटर्स जम्बल्ड अप, मतलब ये वर्ड्स हैं जिनके लेटर भी जंबल हैं। 3 ऑफ देम आर अलाइक, 3 एक जैसे हैं, एक को आपको आउट करना है। तो इसको अगर पहले आपको इन्हें सीधा करना है हर एक वर्ड को, तो इसको आप अगर सीधा करो तो ये बनता है शर्ट, ये बनता है कोट, ये बनता है ब्लाउज, और ये बनता है आई थिंक स्कर्ट, ठीक है। तो अगर आप इसको ऑड करना चाहो तो शर्ट ऊपर पहन जाती है, कोट ऊपर, ब्लाउज ऊपर, स्कर्ट
आपका ट्राउज़र के जगह पे पहनी जाती है. सो पोजीशन के अकॉर्डिंग आप इसको ऑड वन आउट कर सकते हो. तो दैट्स वाई आंसर विल बी ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट इज अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल ऑर्डर. ठीक है. सो अगर ये क्वेश्चन में भी थोड़ा इसमें ऑप्शन थोड़े पता नहीं कैसे बनाए हैं इन्होंने अजीब से, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मुझे लग रहा है ऑप्शन सी इसका. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी है, गलत भी हो सकता है, आई डोंट नो. ठीक है. फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, ये वाला देखते हैं. ऑनेस्ट को ये कोड किया है, लेबर को ये कोड किया है, तो इनफ को कैसे करेंगे. तो एच के बाद एन, एच के बाद अगर आप एन काउंट करो, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, सो इन्होंने क्या किया है, +6 किया है. ओ के बाद टी, ओ के बाद टी काउंट करो, पी क्यू आर एस टी, तो इन्होंने क्या किया है, +5 किया है उसके बाद ओ से टी बनाने में. फिर एन के बाद आर, एन के बाद आर एम एन ओ पी क्यू आर, तो इन्होंने किया है +4. तो एक एक कम करते जा रहे हैं ऐड करने में. सो ऐसे ही यही लॉजिक आप यहाँ पे लगा सकते हो इनफ में, ई एन ओ यू जी एच. पहले हम स्टार्ट करेंगे 6 से, ई के आगे 6 गिनेंगे. सो ई के आगे 6 गिनेंगे तो ये आ जाएगा एफ जी एच आई जे के, तो के वाला आंसर होगा, सब में के है पर. फिर एन में हम 5 जोड़ेंगे, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस. ठीक है. तो एस वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा, सब में एस है, ये भी है. फिर नेक्स्ट पे आते हैं ओ पे, ओ के बाद 4 जोड़ेंगे, ओ के बाद पी क्यू आर एस, यानी कि डबल एस आएगा. डबल एस भी 3 ऑप्शन में, मतलब फर्स्ट वाला आंसर नहीं होगा. अब इन तीनों में देख लेते हैं हम. देन फोर्थ वन पे आते हैं. फोर्थ वन इन दोनों में सिमिलर है. सबसे बेस्ट है कि आप इसको फोर्थ वन में हाँ, फोर्थ वन क्या है, ई के बाद वेट अ सेकेंड, हाँ एस एस हमने काउंट कर लिया था. पहले में हमने 6 जोड़ा, सेकंड में हमने 5 जोड़ा, फिर 4, तो फोर्थ में कितना आएगा, 3. तो आपको क्या जोड़ना है, फोर्थ वन यानी कि यू के बाद 3 काउंट करना है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, है ना. तो डब्ल्यू एक्स आना चाहिए आपका. तो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. फिर ये तो सिंपल क्वेश्चन था. 61 लाइन को ये बना दिया है, तो इन्होंने -11 किया है, आई थिंक आई जे के एल, हाँ एच आई एन ओ एम एन, तो -11 किया है. इसमें से भी -1 करना है आपको. टी से पहले क्या आता है, एस. आई से पहले क्या आता है, एच. जी से पहले क्या आता है आपका, एफ. ई से पहले क्या आता है, डी. आर से पहले क्या आता है, क्यू. एस एच एफ डी क्यू, एस एच एफ डी क्यू, विच इज ऑप्शन ए. ठीक है. फिर ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन ए. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीरीज से रिलेटेड है. हाँ, तो सीरीज ये बिल्कुल आसान तो नहीं थी, पर ये डबल डिफरेंस वाली सीरीज थी. 5 9 16 29 54 एंड 103. तो अगर आप डिफरेंस यहाँ पे लेते तो ये कितना था, 4. फिर नेक्स्ट आप डिफरेंस लेते तो यहाँ पे आ रहा है 7, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 13, देन द डिफरेंस इज 25, देन वी हैव द डिफरेंस ऑफ 49. ठीक है. फिर यहाँ से कोई लॉजिक बन नहीं रहा था, तो मैंने डबल डिफरेंस लिया, तो 3 आ रहा है यहाँ पे आ रहा है आपका 6, और यहाँ पे आ रहा है आपका 12, और यहाँ पे आ रहा है आपका 24. तो यहाँ पे डिफरेंस डबल होते जा रहा है. तो 24 के बाद यहाँ पे कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए. और 48 अगर आप 49 में ऐड करोगे, 48 अगर आप 49 में ऐड करोगे तो ये बनेगा 97. सो आपका आंसर 103 + 97 होना चाहिए, विच इज ऑप्शन बी, 200. ठीक है. फिर नेक्स्ट है, इनमें से आपको एक को आउट करना था. ठीक है. अगर आप इस लॉजिक से भी कर दो कि इन दोनों ही के लॉजिक से ये ऑप्शन सी आउट होगा इसमें, क्योंकि बाकी सब में कोई अगर आप पैटर्न आइडेंटिफाई भी ना कर पाओ, पर सी में अलग ही कुछ दिख रहा है हमें कि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और किसी नंबर में ऐसा है नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. अगर दूसरे लॉजिक से आप चलो तो इट इज इंटू 3 + 1, इट इज इंटू 3 + 1, इट इज ऑल्सो इंटू 3 + 1, इट इज नॉट इंटू 3 + 1. सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स का क्वेश्चन था. इसमें आपको ट्रायंगल्स बताने थे. इसका आंसर है 18. मैं आपको काउंट भी करा देता हूँ. मेरे अकॉर्डिंग 18 ही है इसका आंसर, और 18 ही आना चाहिए वैसे. ठीक है. अगर आपने पढ़ा हो इस टाइप के जो फिगर होते हैं, इस टाइप के, ठीक है, ऐसे करके, तो इनमें अगर आपको ट्रायंगल फास्ट काउंट करने हैं तो ऐसे नंबरिंग करते हो आप, 1 2 3, तो इसमें आ जाते हैं 6 सीधा ही. ठीक है. तो ऐसे ही मैं आपको काउंट कराऊंगा. ये वाले फिगर को देखो आप पहले. ठीक है. तो अगर इसमें को मैं देखो, इसको नंबर करूं 1 2 3, तो इसमें कितने ट्रायंगल्स आएंगे, 1 + 2 + 3 विच इज इक्वल टू 6. 6 मैंने काउंट कर लिए हैं. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा, अब सबको 1 बाय 1 करूंगा. पहले टुकड़े वाले ट्रायंगल्स को. एक ये हो गया.
ठीक है, +1 इसके लिए, फिर एक ये +1 इसके लिए, मतलब 2 कर दिए मैंने सीधा ये काउंट, ये वाला और ये वाला, तो +2 लिख दे रहा हूँ मैं। फिर मैंने ये दोनों को काउंट कर लिया, तो इसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ अगेन कितना, +2। फिर इसको भी काउंट कर लिया मैंने और बड़े वाले को भी काउंट कर लिया, पूरे ट्रायंगल को, तो इसके लिए हो गया +2। अब मैं कॉम्बिनेशन पे देखूंगा और कितने आएंगे एक्स्ट्रा। वेट अ सेकेंड, फिर शुरू से कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, यही तो कन्फ्यूजन होता है। 1 + 2 + 3 ये तो हो गए 6, ठीक है, ये हो गए 6 प्लस। अब मैं इसमें क्या करूंगा, ये वाला एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, 3 ही हो गए। फिर आपका ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, 2 ये हो गए। फिर आपका और कौन सा हो सकता है, ये वाला भी एक ट्रायंगल हो गया और ये बड़ा वाला भी एक ट्रायंगल हो गया, 2 ये हो गए, ठीक है, ठीक है जी। फिर अगर आप इसमें देखोगे तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला भी बन रहा है, तो 2 यहाँ पे बने और 2 ही उस साइड बनेंगे। तो ये कितने हुए अभी तक, 3 प्लस कितने हो गए ये, 8 और 9 कितने हो गए, 17 हो गए। एक हम मिस कर रहे हैं शायद कोई, तो एक कौन सा बन रहा है यहाँ पे, ऑब्जर्व करो, मतलब टोटल 18 आएगा, गिन लेना, मतलब एक आधा जो मैं मिस कर रहा हूँ आप काउंट कर सकते हो, मैंने काउंट किया था 18 आ रहा है इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट इज एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, चौक का रिलेशन है ब्लैक बोर्ड पे, चौक ब्लैक बोर्ड पे यूज़ की जाती है, इसमें से टेबल चेयर पे यूज़ किया जाता है, नो, टाइप पेंट, ये क्या लॉजिक है, डोर हैंडल पे यूज़ किया जाता है, हैंडल डोर पे यूज़ किया जाता है, अगर ये उल्टा होता तो शायद सही हो जाता। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंक पेन यूज़ किया जाता है पेपर पे। फिर नेक्स्ट है, इसका डॉग का कोड दिया था, आपको कैट का बताना था, तो इनकी नंबरिंग भी आप लिखते, डी का कितना होता है 4, ओ कितना होता है 15, जी कितना होता है 7, तो इन्होंने लिखा क्या है वही नंबर तो लिख दिया है जो रैंक पे है, तो यहाँ पे भी आपको वही करना था 3 1, टी का कोड कितना होता है 20, सो इसका आंसर क्या रहेगा 3120, विच इज ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ये है सेट थ्योरी का मतलब वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, इसमें बोला था कि ये पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर 1 to 3, आपको बताना है कि नंबर ऑफ पर्सन जो कि ओनली टू मतलब वो 3 में नहीं आना चाहिए, ठीक है, मतलब ये वाला आप काउंट नहीं करोगे, तो इसमें ओनली 2 में ये वाला पार्ट आ जाएगा क्योंकि ये इसमें और इसमें शामिल है, ये वाला पार्ट आ जाएगा इसमें शामिल है, और ये वाला पार्ट आ जाएगा इसमें भी शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 + 20 + 10 विच इज इक्वल टू आई थिंक 45। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, स्लॉक का क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल, ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि आप सही कर लोगे। ऑल विंडोज आर कारपेट्स, ठीक है, सम कारपेट्स आर रैट्स, तो इसको ऐसे बनाना था, ऑल रैट्स आर कारपेट्स, ये रैट है ये कारपेट है, क्या सभी इसके अंदर है, नो। ऑल कारपेट्स आर विंडो, क्या सभी कारपेट विंडो के अंदर है, नो। ऑल विंडोज आर रेट्स, क्या सारी विंडो रेट्स के अंदर है, नो। ऑल रेट्स आर विंडो, क्या सारे रेट्स विंडोज के अंदर है, नो। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस फॉलोज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सम टीचर्स आर एडवोकेट्स, ठीक है, सम प्लेयर्स आर टीचर्स, सो ये ऐसे बन जाएगा। फिर फर्स्ट है आपका ऑल प्लेयर्स आर एडवोकेट्स, ऑल वाला तो कोई बन ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। ऑल एडवोकेट्स आर प्लेयर्स, ये भी गलत है। सम एडवोकेट्स आर टीचर्स, ये एडवोकेट्स हैं ये टीचर्स हैं, तो ओवरलैप तो है ही, क्योंकि ये स्टेटमेंट में भी दिया था कि सम टीचर्स आर एडवोकेट, ये इसका रिवर्स ही करके तो लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली थर्ड विच इज ऑप्शन सी, ठीक है, हाँ। फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, इसको मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, मैंने इसको सॉल्व करना मैं आई थिंक भूल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो 6 ए की जगह पे क्या रखना है आपको, ए की जगह पे रखना है प्लस, फिर 7 है, बी की जगह पे आपको रखना है माइनस, फिर 8 है, फिर सी की जगह पे रखना है इनटू, फिर 8 है, फिर डी की जगह पे आपको रखना है डिवाइड, फिर 2 है, फिर ए की जगह पे आपको रखना है प्लस, फिर 50 है, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना था, तो सबसे पहले आप डिवाइड करते हो बॉड मास में, तो ये हो जाएगा 4 और 8 × 4, ये आ गया प्लस 50, और 6 और 7 कितने हो गए 13 माइनस, ठीक है। सो 8 4 = 32, सो ये आ जाएगा आपका 13 - 32 + 50, तो इसको आप देखोगे तो ये कितना आ रहा है, आई थिंक इट इज़ 32 और 13 का डिफरेंस कितना होता है, इट इज़ आई थिंक 19, माइनस का 19 + 50, तो इसका आंसर आ जाएगा 31 विच इज़ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर, क्वेश्चन नंबर 72, ये बोल रहा है यूनाइटेड नेशंस हैज़ अडॉप्टेड
21 जून एज वर्ल्ड योगा डे टू प्रमोट इंडियाज ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इससे हमें कंक्लूजन निकालना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, योगा इज प्रैक्टिस्ड ओनली, ये है कीवर्ड। मैंने आपको बताया ये आर्ग्यूमेंट, और इसमें जब ये एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करते हैं या बिल्कुल मतलब जो ऑल, ओनली, नो इस टाइप के, तो ये यूजुअली इनकरेक्ट होते हैं। क्या योगा सिर्फ 21 जून को प्रैक्टिस किया जाता है? कॉमन सेंस से ये रॉन्ग हो जाएगा अगर आप ढंग से पढ़ते हो इसको, ठीक है। फिर सेकंड है, मोर पीपल आर कमिंग टू इंडिया टू प्रैक्टिस योगा, सो ऑब्वियसली ये बात है। और ये वर्ल्ड योगा डे मतलब बनवाने का भी वैसे लॉजिक यही रहता है कि वर्ल्ड वाइड वो रिकॉग्नाइज हो चीज़। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग होएगा ऑप्शन बी, पर इसका आंसर नाइदर भी हो सकता है। होने को तो आयोग की पे डिपेंड करेगा कि सेकंड को भी वो गलत मान सकता है, पर फर्स्ट श्योर हूं मैं गलत है। नाउ नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट, वेट अ सेकेंड, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट जो कि इससे डिवाइड होगा 111 से। स्मॉलेस्ट बोला है तो मैं सबसे पहले 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिख देता हूँ। इट इज़ 5 बार 0 विद 1, ठीक है। तो ये 5 बार 0, अगर आप इसको 111 से डिवाइड करते हो, डिवाइड करके देख लेना, 9 टाइम्स अगर जाएगा तो ये बना देगा आपका 999। तो ये बचा आपके पास 100, मतलब 1 ये बचा और 2 जीरोज आपके पास आ गई, ठीक है। 6 डिजिट ही है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। फिर 100 बचा। अब देखो अगर इसके पास 11 और होता नंबर के पास, क्योंकि 100 ये है, 11 और होता तो 111 होता, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। मतलब हमें ये जो नंबर है स्मॉलेस्ट वाला, इसमें 11 और चाहिए, तब ये डिवाइड हो जाएगा और वो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा 6 डिजिट का। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो आपका 1 विद 5 टाइम्स 0 प्लस 11 इसमें आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 100011। और अगर आप ऑप्शंस को देखो तो ऑप्शंस में कोई भी मैच नहीं हो रहा है इससे, तो ये क्वेश्चन तो डिलीट होने वाला है। डिलीट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम ऑप्शंस को नहीं चेक कर सकते इसमें, क्योंकि इन्होंने स्मॉलेस्ट वर्ड का यूज़ किया है। स्मॉलेस्ट वर्ड का मतलब ही होता है कि उस कैटेगरी का बिल्कुल सबसे पहला नंबर। अगर ये बोलते आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, तब इसमें से हम कोई आंसर को देखते, स्मॉलर से शुरू करते डिवाइड करते हुए। पर इसका आंसर जो मैंने सॉल्व किया है ये होना चाहिए, और ये क्वेश्चन डिलीट होगा, मुझे मतलब पूरी श्योरिटी है इसकी। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज, वेट अ सेकेंड, हाँ 74 क्वेश्चन है। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ABC क्या है? सिस्टर्स हैं, ठीक है। D इज ब्रदर ऑफ E, D और E भाई बहन है, ठीक है। और ये E जो है वो डॉटर है B की। देखो तो इसको तो आप पढ़ के ही ऐसे सीधा कर सकते थे, ABC तो है सिस्टर्स, तीनों बहन है, और B की डॉटर है E, और D जो है वो E का ही भाई है। मतलब तो A रिलेटेड टू D, मतलब A क्या लग रहा है D का, मतलब जो D है वो सन है किसका? A की सिस्टर का, A की सिस्टर का सन है। तो आपको बताना है A क्या लग रहा है, फीमेल है वो A। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। हिंदी में भी लिखा है उन्होंने मौसी, इंग्लिश मतलब उसको कन्वर्ट करके। फिर नेक्स्ट है आपका, इसका आंसर है 59 आई थिंक। आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसमें बोला है A इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज B। 4 साल पहले C वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज A। आफ्टर 4 ईयर्स A विल बी 31 ईयर्स। देखो A 4 साल बाद 31 साल का होगा, तो अभी कितने का होगा? -4, है ना। A की एज कितनी है अभी? 27। और हमें ये बोला है C 4 साल पहले C वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज A। तो A की एज 4 साल पहले कितनी रही होगी? 23, है ना। और 4 साल पहले C कितना रहा होगा? ट्वाइस एज ओल्ड एज का मतलब क्या हो गया? 56, सही है। तो अभी C की एज कितनी होगी? सॉरी 46 होएगा, 23 का डबल 46। तो अभी इसकी एज अगर करंट में मैं ले जाऊं तो इसमें +4 करके करना पड़ेगा आपको। तो ये कितना आ जाएगा? वेट सेकेंड, ओके। सो क्वेश्चन ये था कि A इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज B। जितना भी A है, मतलब A B की एज में इंटू 3 करोगे तब A आएगा, है। और 4 years ago C was twice as old as A. After 4 years A will be 31 years. 4 साल बाद A 31 साल का होगा। तो A की अभी की एज कितनी होगी? 4 साल माइनस कर दोगे ना, तो A की एज कितनी हो गई? 27। और मैं जानता हूँ कि A जो है वो
3 गुना है किसका, बी का, तो बी की एज कितनी हो जाएगी 27/3 विच इज 9 ईयर्स, है ना। और सी के रिस्पेक्ट में क्या बोला है, 4 साल पहले सी कितना था, डबल था ए से, तो 4 साल पहले ए की एज कितनी रही होगी 23 ईयर्स, और तो सी की कितनी रही होगी उस टाइम पे, डबल थी इसकी यानी कि 46। ये 4 साल पहले की बात है सी की, तो अभी सी की एज कितनी हो जाएगी +4 यानी कि 50। तो इसमें पूछा है कि प्रेजेंट एज का सम कितना है बी और सी का, तो बी की प्रेजेंट एज है आपका 9 और आपका सी की प्रेजेंट एज है 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 59 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 76 इज देयर। हाँ ये तो सिंपल है यार, ऑल फ्लावर्स आर, वेट अ सेकेंड, हाँ ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज एंड नो फ्रूट आर ट्रीज, तो फ्रूट से कोई लेना देना नहीं है इनका, ठीक है। फिर फर्स्ट है नो फ्रूट आर फ्लावर्स, ये फ्लावर्स हैं ये फ्रूट है, क्रॉस लगा है तो बिल्कुल सही है ये। सम ट्रीज आर फ्लावर्स, सो ट्री ये है, फ्लावर्स ये हैं, तो ऑब्वियसली ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 फॉलोज। फिर नेक्स्ट है, आपको करेक्ट वेन डायग्राम बताना था इसका, तो डॉक्टर्स मदर्स और फीमेल्स के लिए देखो, जितनी भी मदर्स होती हैं वो ऑब्वियसली फीमेल्स होती हैं, सारी फीमेल्स तो मदर्स नहीं होती, है ना, ऐसा भी है ना ऑब्वियसली। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ मदर इज अ सबसेट ऑफ फीमेल। सो यानी कि आपको ऐसा डायग्राम चाहिए जिसमें ऐसे हो कुछ, तो ऐसे आपको मैक्सिमम सब में मिल रहा है, पर ये जो थर्ड टर्म है इसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा, डॉक्टर्स। अब डॉक्टर्स आपकी मदर्स भी हो सकती हैं और ऐसी फीमेल्स भी हो सकती हैं जो मदर नहीं है, तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा, और इस तरीके का डायग्राम मुझे जो दिख रहा है वो ऑप्शन डी में दिख रहा है, बाकी और किसी में नहीं दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट इज, कौन सा डायग्राम मतलब ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो ये कोई एक सबसेट होना चाहिए किसी का, मतलब वो कंप्लीटली उसके अंदर आना चाहिए। तो अगर मैं ऑप्शन सी को देखूं, डिस्ट्रिक्ट आपकी ऑब्वियसली स्टेट के अंदर आती है कंप्लीटली, और यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स का कोई आपस में लेना देना होता ही नहीं है, तो दैट्स वाई डिसजॉइंट सेट्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और कोई मुझे लॉजिक में सेट बैठता हुआ दिख भी नहीं रहा है। नाउ नेक्स्ट इज, टॉप इंस्टीट्यूट हैज रिड्यूस द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स इन क्लास 12, ठीक है, तो वेट अ सेकेंड, हाँ, so student can score more marks than before in the mathematics, टॉप इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है, इंस्टीट्यूट का मतलब ये कोचिंग होगा आई थिंक, चलो जो भी होगा, ये थोड़ा डाइसी क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, बोथ आर इम्प्लिसिट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, टीचर इन इंडिया स्टिल यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स एंड आर नॉट अवेयर ऑफ अ मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो इसके कोर्स ऑफ एक्शन आप क्या करोगे इसके लिए। सो फर्स्ट है, ओरिएंटेशन शुड बी डन फॉर टीचर्स टू चेंज द मेथड्स ऑफ टीचिंग, ऑब्वियसली। सेकंड, देयर शुड बी अ पे हाइक फॉर टीचर्स हु टीच इन द मॉडर्न मेथड, इन मॉडर्न मेथड्स, ये भी बात सही है भाई, हाइक दोगे तो ऑब्वियसली पैसे के चक्कर में तो सब जल्दी से कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, सो दैट्स वाई ऑप्शन डी शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ अब हम आते हैं, शायद हिंदी वाला पार्ट है, हिंदी वाले भी क्वेश्चन काफ़ी थे इसमें, ठीक है, हाँ हिंदी वाला ही पार्ट है, अब इसके में डायरेक्ट इंग्लिश है पहले, वेट अ सेकेंड, हाँ, तो 81 का आंसर, मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ इनके, इसका आंसर है ऑप्शन बी। देन आपका 82 है, व्हाट एनालॉजी डज द पैसेज मेक रिगार्डिंग द एक्शन कंट्रोल, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। फिर डर्थ, ये तो नॉर्मल सही था, डर्थ का मतलब कमी होता है, सो आपका वेट सेकेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैरसिटी। फिर नेक्स्ट है आपका, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली टॉकेटिव, उसको ये बोलते हैं लॉक्यूशियस, लकोएशियस जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है। फिर है आपका फैलेसी का सिनोनियम क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए फॉल्स ओपिनियन। फिर आपका है नेक्स्ट इज रिलिंकिश, वेट अ सेकेंड,
हाँ, ये रिलिंक्विश का एंटोनियम क्या होगा? सो इसका अभी मैंने चेक नहीं किया, मैं चेक करके अभी आपको बता दूंगा लास्ट में। अभी हम देख लेते हैं, हिंदी वाला देख लेते हैं तब तक। हिंदी वाले में 88 का आंसर है आपका, कौन सा क्वेश्चन है ये? साधक धन, वेट, हाँ इसका आंसर है ऑप्शन ए। देन है गद्यांश का उचित शीर्षक, गद्यांश का okay, wait a second, let me, okay, so I forgot to mark the correct answer for English and Hindi, so मैंने अभी मार्क करके आपको फास्ट फास्ट बता देता हूँ इंग्लिश हिंदी में, क्योंकि मैं इसका वैसे टीचर भी नहीं हूँ वैसे तो, पर मैंने जो एक्सपर्ट हैं उनको दिखा के ये आंसर्स तैयार किए हैं। तो फिर से देख लेते हैं इंग्लिश को भी इंक्लूड करके। सो 81 वाले का आंसर है इसका ऑप्शन बी, पैसेज पढ़ के ही बताया है उन्होंने। फिर नेक्स्ट है आपका 82 इज एक्शन कंट्रोल इज सिमिलर टू पॉलिटिकल लिबर्टी। फिर इसका है 83 वाले का आंसर है नेचर ग्रांट्स ह्यूमन अ मेजोरिटी ऑफ लिबर्टी सिमिलर टू पॉलिटिकल फ्रीडम। फिर डर्थ के नियर मीनिंग का वर्ड है या सिनोनियम कह लो आप, स्कैरसिटी। फिर जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसके लिए लोक्यूशियस। फिर नेक्स्ट है फैलेसी का आपका सिनोनियम है आपका फॉल्स ओपिनियन। रिलिंक्विश का आपका एंटोनियम हो जाएगा पोजेस। फिर हिंदी से रिलेटेड जो है ये पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन था 88 का, इसका साधक धन सत्ता किसके लिए प्राप्त करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मानव मात्र की सेवा के लिए। गद्यांश का उचित शीर्षक है इच्छाओं का उदितकरण। 90 का है इच्छा संतोष लोभ के कारण समाज में क्या होता है? तो बी है शोषण। फिर है सत्पुरुष किसे आंखों से ओझल नहीं होने देते? तो इसका आंसर है महोच आदर्शों को। किस शब्द में प्रा उपसर्ग है? तो ऑप्शन बी इसका आंसर है प्रस्थान। अत्युत्तम शब्द कौन सी स्वर संधि है? तो ये है यण स्वर संधि। फिर नेक्स्ट है 94, भरी गगरिया चुपके जाए लोकोक्ति का अर्थ है ज्ञानी आदमी गंभीर होता है। फिर 95 का है आपका विलोम शब्द, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो ये है लघु और स्थूल, ये विलोम नहीं है, बाकी विलोम है सब, पेयर मतलब। सेनापति शब्द में समास है कौन सा है? तो संबंध तत्पुरुष। फिर देशज शब्द इनमें से कौन सा है? तो ये है भात। फिर है पठनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो ये है ईय, ठीक है। फिर धन शब्द का पर्यायवाची है द्रव्य। फिर उज्जवल का विलोम है आपका धूमिल। सो ये था कंप्लीट आंसर की, और जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मैंने मेजोरिटी सॉल्व किए हैं, जो नहीं किए हैं वो जानबूझ के नहीं किए हैं क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी जो भी आपके डाउट्स होंगे यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।